नमस्ते। आज हम फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दिलचस्प दुनिया को थोड़ा गहराई से समझेंगे। जो मटेरियल हमें मिला है उसके बेसिस पर हमारा मकसद है इसके जो ज़रूरी प्रोसेसेस हैं और स्ट्रक्चर्स उनको आसान तरीके से समझना। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि ये प्लांट्स अपनी नस्ल मतलब अपनी कंटिन्यूटी कैसे इंश्योर करते हैं, फूल के स्ट्रक्चर से लेकर वो सीड फॉर्मेशन तक का पूरा सफ़र। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लाइफ साइकिल्स और आप जानते हैं हमारे फूड सोर्सेज का एकदम फंडामेंटल हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते फिर। फूल जो है वो सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, ये एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट्स है असल में। तो इनकी जो एस्थेटिक या कल्चरल वैल्यू है उससे थोड़ा हटकर हम इनके बायोलॉजिकल फंक्शन पे फोकस करेंगे। मुख्य हिस्से एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट और गाइनिशियम यानी फीमेल पार्ट। सही कहा ना? इसमें मेन चीज है स्टेमन, जिसके दो भाग हैं, एक लंबा सा फिलामेंट और ऊपर एंथर। एक टिपिकल एंथर वो अक्सर बायलोब्ड होता है, मतलब 2 लोब्स होते हैं और हर लोब में 2 थीका, तो इसलिए उसे डाइथीकस कहते हैं। अच्छा, बायलोब्ड डाइथीकस, ठीक है। और इसी एंथर के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, जो आगे चलकर पॉलन सैक्स बनाते हैं। अच्छा, और ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये कैसे बनते हैं फिर? हाँ, ये एक खास प्रोसेस से बनते हैं जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एंथर के अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यू है उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, उससे बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। फिर हर माइक्रोस्पोर डेवलप होकर एक पॉलन ग्रेन बन जाता है, तो यही पॉलन ग्रेन्स जो हैं वही मेल गेमीटोफाइट्स हैं। वाओ, कमाल है। और इन पॉलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर में क्या खास बात है? कुछ यूनिक होता है इनमें? हाँ, देखिए इनकी स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर गोल शेप के होते हैं और इनकी वॉल में 2 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली काफ़ी सख्त होती है, एक्साइन कहते हैं उसे, और वो एक बहुत ही रेजिस्टेंट सब्सटेंस स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। और अंदर की लेयर है इंटाइन, जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन, Yes. यही वो है जिसके कारण फॉसिल्स में भी मिल जाते हैं। बिल्कुल, ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट है कि पॉलन ग्रेन्स हज़ारों साल तक फॉसिल्स में भी प्रिजर्व हो जाते हैं। फिर इनमें जर्म पोर्स भी होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स जहाँ से पॉलन ट्यूब निकल सकती है। और जब ये एंथर से शेड होते हैं, मतलब झड़ते हैं, तो आमतौर पर 2 सेल स्टेज में होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। कभी-कभी 3 सेल स्टेज में भी हो सकते हैं। अच्छा, और इनकी वायबिलिटी मतलब कितने टाइम तक एक्टिव रहते हैं? हाँ, वायबिलिटी अलग अलग स्पीशीज में बहुत वेरी करती है। कुछ की तो सिर्फ घंटों में ख़त्म हो जाती है और कुछ को आप लिक्विड नाइट्रोजन में सालों तक स्टोर कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, कुछ लोगों को पॉलन से एलर्जी भी होती है। पार्थेनियम या गाजर घास काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है। और कुछ पॉलन प्रोडक्ट्स तो सप्लीमेंट्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये तो हुई मेल पार्ट की बात। अब जाइनिशियम या पिसल जो फीमेल पार्ट है उसके बारे में बताइए। हाँ, जाइनिशियम या पिस्टल, इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। स्टिग्मा जो सबसे ऊपर का हिस्सा है और पॉलन को रिसीव करता है। फिर एक लंबा सा स्टाइल और नीचे फूला हुआ हिस्सा ओवरी। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। मटेरियल में ये भी बताया है कि कार्पल्स की संख्या के बेसिस पे ये मोनोकार्पलरी हो सकता है या मल्टीकार्पलरी। और वो कार्पल्स जुड़े हुए हैं या अलग? उस बेसिस पर सिनकार्पस या एपोकार्पस, राइट? एग्जैक्टली। सिनकार्पस मतलब जुड़े हुए, अपोकार्पस मतलब अलग-अलग। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो टेक्निकली मेगास्पोरेंजिया हैं और ये एक कुशन लाइक टिश्यू प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एक टिपिकल ओव्यूल के स्ट्रक्चर में फनिकल, स्टॉक, हिलम जहां फनिकल जुड़ता है, प्रोटेक्टिव लेयर्स जिन्हें इंटेगुमेंट्स कहते हैं, एक छोटा सा ओपनिंग माइक्रोपाइल, ऑपोजिट एंड चेलेजा और बीच में न्यूसेलिस नाम का टिश्यू होता है। इसी न्यूसेलिस के अंदर डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक, जो कि फीमेल गेमिटोफाइट है। एम्ब्रियो सैक, ये कैसे बनता है? ये मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से बनता है। न्यूसेलिस के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी में मियोसिस होता है। इससे आमतौर पर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। वो फंक्शनल मेगास्पोर ही डेवलप होकर एम्ब्रियो सैक बनाता है।
इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। और एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक कैसा दिखता है? एक टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। इसमें माइक्रोपाइलर एंड पर होता है एग apparatus, जिसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म apparatus होता है जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है। चलाजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और बीच में एक बड़ा सा सेंट्रल सेल होता है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, तो अब मेल गैमेटोफाइट्स, पोलन ग्रेन्स और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक तैयार हैं। अब ये मिलते कैसे हैं? यहाँ पर पॉलिनेशन का रोल आता है ना? बिल्कुल सही। एक बहुत ही इंट्रीगिंग स्टेप। बिल्कुल सही। पॉलिनेशन का मतलब है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना। मटेरियल में 3 तरह की पॉलिनेशन बताई गई है। एक है ऑटोगैमी, जब पॉलिनेशन उसी फूल में होता है। इसका एक स्पेशल केस है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जैसे वायोला में, जो कभी खुलते ही नहीं, तो सेल्फ पॉलिनेशन गारंटीड है। अच्छा, और दूसरी है गेटनोगैमी। इसमें पॉलिनेशन उसी प्लांट के एक फूल से दूसरे फूल पर होता है। फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन जैसा ही है क्योंकि प्लांट तो सेम है। और तीसरी है जीनोगैमी। ये है ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें पॉलन एक प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाता है। इससे जेनेटिक वेरिएशन आती है। राइट, और ये ट्रांसफर ये होता कैसे है? कोई मददगार होते होंगे? एजेंट्स? हाँ, बिल्कुल। पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स चाहिए होते हैं। ये अबायोटिक हो सकते हैं जैसे हवा या पानी। विंड पॉलिनेशन काफ़ी कॉमन है। इसके लिए एडेप्टेशंस होते हैं जैसे बहुत सारे हल्के पॉलन ग्रेन्स, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स और लार्ज फेदरी स्टिग्मा, ताकि हवा से पॉलन को कैच कर सके। वाटर पॉलिनेशन काफ़ी रेयर है, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स जैसे वेलिस्नेरिया में होती है। और बायोटिक एजेंट्स? हाँ, बायोटिक एजेंट्स मतलब एनिमल्स। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एनिमल से पॉलिनेट होते हैं, खास करके इंसेक्ट से। ऐसे फूल अक्सर कलरफुल, फ्रेग्रेंट होते हैं और नेक्टर जैसे रिवॉर्ड्स देते हैं पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और हाँ, प्लांट्स में कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी होते हैं, मतलब स्ट्रैटेजीज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए, जैसे पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का टाइम अलग-अलग होना, या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें खुद का पॉलन जर्मिनेट ही नहीं करता। फिर जो पॉलन स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तब क्या होता है? क्या कोई भी पॉलन काम कर जाता है? ये कोई सिलेक्शन प्रोसेस है? नहीं, ऐसे नहीं। पिस्टल में एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की कि पॉलन कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल, मतलब राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का। ये एक डायनामिक प्रोसेस है जिसे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। एक तरह का केमिकल डायलॉग होता है स्टिग्मा और पॉलन के बीच। अगर पॉलन कंपैटिबल है तो वो जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करता है मतलब उसमें से एक पोलन ट्यूब निकलनी शुरू होती है। ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए ग्रो करती है और ओव्यूल तक पहुंचती है। यूजुअली माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में। और फिर आता है वो यूनिक प्रोसेस जिसका आपने शुरू में इशारा किया था, डबल फर्टिलाइजेशन। एग्जैक्टली, डबल फर्टिलाइजेशन। ये फ्लावरिंग प्लांट्स की एकदम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। पोलन ट्यूब अपने साथ 2 मेल गैमेट्स लाती है। एक मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल के साथ फ्यूज करता है। इससे बनता है डिप्लॉयड जाइगोट। इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। ओके, सिनगैमी से जाइगोट बना और दूसरा मेल गैमेट। जो दूसरा मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ फ्यूज करता है। अब देखिए, यहाँ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक मेल गैमेट। इससे बनता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इस पूरे इवेंट को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वाओ, डबल फर्टिलाइजेशन। एक से जाइगोट, दूसरे से PEN। इसके बाद क्या बदलाव आते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हाँ, इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स शुरू होते हैं। जो PEN बना था वो डेवलप होकर एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और जो जाइगोट बना था वो डेवलप होकर एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियोजेनेसी यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के भी कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस होते हैं। प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर शेप, फिर हार्ट शेप्ड
और फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो। और डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो में स्ट्रक्चर में शायद फर्क होता है। हाँ बिल्कुल, डाइकॉट एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, जबकि मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है जिसे स्क्यूटिलम कहते हैं, और उसमें कुछ प्रोटेक्टिव शीट्स भी होती हैं जैसे कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल। समझ गया। और ओव्यूल और ओवरी का क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद? तो फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा ओव्यूल मैच्योर होकर सीड यानी बीज बन जाता है। ओव्यूल की जो इंटेग्यूमेंट्स थी वो सीड कोट बन जाती हैं और पूरी ओवरी डेवलप होकर फ्रूट यानी फल बन जाती है। ओवरी की जो वॉल थी वो फ्रूट की वॉल यानी पेरिकार्प बनाती है। अच्छा, तो फल ओवरी से बनता है और बीज ओव्यूल से। मटेरियल में ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का भी जिक्र है। हाँ, ट्रू फ्रूट्स वो हैं जो सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं। फॉल्स फ्रूट्स में ओवरी के अलावा दूसरे फ्लोरल पार्ट्स जैसे थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एप्पल इसका अच्छा एग्जाम्पल है। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए ये यूजुअली सीडलेस होते हैं, जैसे बनाना। सीड्स के तो बहुत फायदे हैं। डिस्पर्सल में मदद करते हैं, यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं, नरिशमेंट देते हैं और जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं। एग्रीकल्चर तो पूरा सीड्स पर ही बेस्ड है। और सीड वायबिलिटी की बात भी थी। हाँ, सीड वायबिलिटी काफी वेरिएबल होती है। कुछ सीड्स कुछ ही महीनों में वायबिलिटी खो देते हैं, जबकि कुछ हजारों साल तक वायबल रह सकते हैं। जैसे लुपिनस आर्क्टिकस के 10,000 साल पुराने सीड्स एक्सकवेट किए गए जो जर्मिनेट हुए, और फीनिक्स डैक्टिलिफेरा डेट पाम के 2000 साल पुराने वायबल सीड का भी रिकॉर्ड है। डोमेंसी भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो सीड्स को अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने में मदद करती है। एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो मटेरियल में मेंशन किया गया है, एपोमिक्सिस। ये क्या चीज है? थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, एपोमिक्सिस एक तरह का कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव शॉर्टकट है। इसमें सीड तो बनता है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। तो ये एसेंशियली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है, उसकी नकल करता है। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड, इसका क्या फायदा है? इसकी खास इंपॉर्टेंस है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में। देखिए, जब हाइब्रिड प्लांट्स बनाए जाते हैं तो उनके डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर उनके सीड्स को नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो किया जाए तो कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अपोमिक्सिस से क्या होता है कि हाइब्रिड कैरेक्टर्स जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन मेंटेन रहते हैं बिना सेग्रीगेशन के, क्योंकि ये इसेंशियली क्लोन बना रहा है सीड के थ्रू। इससे फार्मर्स को हर साल महंगे हाइब्रिड सीड्स खरीदने की ज़रूरत कम हो सकती है। एक और रिलेटेड फिनोमेना है पॉली एम्ब्रियोनी, यानी एक ही सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का होना, जो कभी कभी सिट्रस या मैंगो में देखने को मिलता है। तो अगर हम सबको समेटें, एक छोटे से पॉलन ग्रेन और ओव्यूल से शुरू होके एक पूरा नया प्लांट उगाने की क्षमता रखने वाले सीड तक का सफर, ये तो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। कितने कमाल के अडैप्टेशंस हैं इसने। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजीज यूज करती है खुद को बनाए रखने और डाइवर्सिफाई करने के लिए। यहाँ स्ट्रक्चर, फंक्शन और एनवायरनमेंट का जो इंटरप्ले है, जो आपस में गहरा तालमेल है, वो साफ दिखता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं ऑडियंस के लिए सोचने को। ये जो पॉलिनेशन की इतनी वैरायटी है और फर्टिलाइजेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इनको देखते हुए जो एनवायरनमेंट में बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि पॉलिनेटर पॉपुलेशंस का कम होना, ये सब फ्लावरिंग प्लांट्स के फ्यूचर पर और इनडायरेक्टली हमारी फूड सिक्योरिटी पर क्या असर डाल सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।